सभी लोग, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी IQ क्लास में आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों देखिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो री एग्जाम की डेट है वो अनाउंस कर दी गई है। और अब जितने भी दिन 20-25 दिन बचे हैं, पूरी दिन रात एक कर दीजिए, क्योंकि जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी आपको उसका फल मिलेगा। तो आप लोग जितना भी पढ़ रखा है सब रिवीजन करना शुरू कर दीजिए, प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए और अधिक से अधिक याद करिए, क्योंकि पढ़ा आपने कितना भी हो लेकिन जब तक याद नहीं होगा तब तक आपको एग्जाम में आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए एक जो लूसेंट बुक है, इससे जीएस कहीं से बाहर नहीं आती है। जीएस के जितने भी प्रश्न हैं वो लूसेंट से ही आते हैं। इसीलिए हमने लूसेंट सीरीज शुरू की और इसके साथ साथ आपको हिंदी भी करवाएंगे। तो आपका जीएस हिंदी पूरा कंफर्म हो जाएगा। फिर अंतिम में थोड़ी टिप्स बताएंगे रीजनिंग के, किस प्रकार से करना, पुलिस वाले प्रश्नों को उन पर। तो हमारी जो सीरीज चल रही थी लूसेंट की, पहले हम उसका रिवीजन करेंगे और फिर सिंधु सभ्यता के बाद शुरू करेंगे। ठीक, तो पहले हमने बताया था कि महत्वपूर्ण अभिलेख कहाँ से, अभिलेख कौन सा प्राप्त हुआ, इसकी बात करेंगे। तो हाथी गुम्फा अभिलेख बताया था, ये तिथि रहित है, इसमें तिथि नहीं है। भारतवर्ष जो शब्द है इसका उल्लेख किसमें है, हाथी गुम्फा अभिलेख में है। ये किस राजा का है, कलिंग राजा खारवेल का। किसका है, कलिंग राजा खारवेल का। कौन सा, हाथी गुम्फा अभिलेख। क्लियर। फिर बात करते हैं जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, ये रुद्रदामन का है। ठीक, जूनागढ़ या गिरनार ये किसका है, रुद्रदामन का है। फिर एक आपको आता है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख किसका है, गौतमी बालश्री का। किसका है, गौतमी बालश्री का है। फिर प्रयाग स्तंभ की बात करें, इसका है समुद्रगुप्त। कौन है, इसका समुद्रगुप्त है। ठीक, याद रखना, प्रयाग स्तंभ सा से याद रखना, समुद्रगुप्त। नासिक अभिलेख गौतमी बालश्री। ठीक, फिर आता है एहोल। एहोल से हमने बताया था आपको पुलकेशिन द्वितीय। एहोल अभिलेख किसका है, पुलकेशिन द्वितीय का है। फिर मंदसौर से माँ से आज बताया था, मालवा नरेश यशोवर्मन का। जो मंदसौर अभिलेख है ये मालवा नरेश यशोवर्मन का है। फिर बताया था ग्वालियर अभिलेख, यह प्रतिहार नरेश भोज का है। ये किसका है, प्रतिहार नरेश भोज का है। फिर भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख बताया था, स्कंदगुप्त का, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख किसका है, स्कंदगुप्त का है। फिर अंतिम बताया था देवपाड़ा अभिलेख, ये है बंगाल का एक शासक था विजय सेन, उसका है। कौन सा, देवपाड़ा अभिलेख। क्लियर। तो ये तो महत्वपूर्ण अभिलेख थे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिग्राफी। फिर है प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। ठीक, प्राचीनतम जो सिक्के थे उनको आहत सिक्के कहा जाता था। और साहित्य में इन्हीं सिक्कों को कासार्पण कहते थे। क्या कहते थे, कासार्पण। फिर बात करेंगे सर्वप्रथम सिक्के पर लिखने का जो शुरुआत की थी वो यवन शासकों द्वारा। ठीक है, इसमें यवन शासकों ने सिक्कों पर लिखने की शुरुआत की। फिर अरिकमेडु से रोमन सिक्के प्राप्त हुए। अरिकमेडु कहाँ स्थान पड़ता है, पुडुचेरी में। तो यहाँ से जो रोमन सिक्के हैं उनके प्राप्त होने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, फिर अब प्रागैतिहासिक काल की बात करें। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, जिसमें घटनाओं का कोई लिखित साक्ष्य नहीं होता। प्रागैतिहासिक में कोई लिखित साक्ष्य नहीं होगा। इतिहास मतलब मानव विकास के लिए लिखित साक्ष्य है, इसीलिए इतिहास पढ़ा जाता है। ठीक, तो प्रागैतिहासिक में लिखित साक्ष्य नहीं है। इतिहास में मानव विकास के लिखित साक्ष्य हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं। आद्य ऐतिहासिक लिखे हुए तो हैं, लेखन कला के प्रचलन में हैं, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सकता। इसलिए आद्य ऐतिहासिक में उस लेखन को पढ़ नहीं सकते, इतिहास में पढ़ सकते हैं। प्रागैतिहासिक में लिखित साक्ष्य कोई नहीं है। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था, शिकार। पहले क्या करता था मनुष्य, शिकार से ही अपना जीवन यापन करता था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ, पहिए का नव पाषाण काल में हुआ, और स्थायी निवास भी नव पाषाण काल से ही शुरू हुआ, कि मनुष्य पहले दिन पर दिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहता था, लेकिन नव पाषाण काल से क्या हुआ, मनुष्य एक जगह रहने लगा और कुत्ते को उसने पहला अपना पालतू पशु बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया और इसी से एक औजार बनाया, कुल्हाड़ी। ठीक, इसका साक्ष्य किससे मिला है, अति रंपकम स्थल से मिला है। अति रंपकम स्थल से मिला। फिर कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में, कृषि का आविष्कार भी नवपाषाण काल में। कृषि के लिए अपनाई गई दो फसलें थी, गेहूं एवं जौ था। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कालकृति खोज कहाँ हुई थी, पल्लावरम में। कहाँ हुई थी, पल्लावरम में। भारतीय पुरापाषाण कालकृत की खोज कहाँ हुई, पल्लावरम में हुई। फिर भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है, मोहनजोदड़ो, जिसका सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। तो ये हमने रिवीजन करा। आज हम शुरू करेंगे सिंधु सभ्यता। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी IQ क्लास में आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। एग्जाम की दृष्टिकोण से जो लूसेंट सीरीज चलाई जा रही है, 100% सारे क्वेश्चन इसी से आएंगे। ठीक है, आप
जब एग्जाम हो जाए तब देख लीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सारी लूसेंट आप याद कर लीजिए। लूसेंट में महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे होते हैं, और यूपीपी एग्जाम ही नहीं, कोई भी एग्जाम देंगे तो लूसेंट से प्रश्न कहीं बाहर जाते ही नहीं है, बट याद होना चाहिए आपको। ठीक, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था, पहले हमने आपको बता दिया प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और आज जो हमारा टॉपिक था सिंधु सभ्यता। क्या था? सिंधु सभ्यता। उसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो पहले हमने बताया सिंधु सभ्यता की खोज कैसे मानी गई, किसने की, ये इसके बारे में बताएंगे। तो रेडियो कार्बन के आधार पर, रेडियो कार्बन कौन सा, C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति वर्तमान में क्या है, संचालन में है। वर्तमान में इसका उपयोग किया जाता है, जिसके आधार पर 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व इसका समय अवधि या कार्यकाल बताया गया है। किसका? सिंधु सभ्यता का। ठीक, 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल बताया गया। इसकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने की थी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। बहुत बार पूछा गया, लेकिन अब की नहीं, हो सकता आपकी पूछ ले। तो सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने। अब बात करते हैं इसको इसको सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन में, कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है या रखा जाता है। याद रखना, ऐसी सभ्यता है, कांस्य युगीन है। ठीक, फिर अगला है यहाँ के निवासियों को क्या कहा जाता है? यहाँ के निवासियों को द्रविड़ कहा जाता है और भूमध्य सागरी कहा जाता है। द्रविड़ और भूमध्य सागरी कहा जाता है। फिर अब सिंधु सभ्यता का विस्तार बताते हैं आपको कि सिंधु सभ्यता का पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक कहाँ तक विस्तार था इसका। तो पहले बात कर रहे हैं उत्तर की। उत्तर की बात करें, मांदा, मांदा पड़ता है वर्तमान में जम्मू कश्मीर में। ठीक, तो उत्तर में मांदा पड़ता है जम्मू कश्मीर में। इसी के दक्षिण में, उत्तर में हो गया मांदा जम्मू कश्मीर, दक्षिण दा से दक्षिण, दा से दाइमाबाद, दाइमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में। तो सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर से लेकर दक्षिण, उत्तर में मांदा जम्मू कश्मीर में और दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र तक था। ठीक, अब पूरब की बात करते हैं। पूरब में आलमगीरपुर था। आलमगीरपुर कहाँ पर था? मेरठ में। आलमगीरपुर पूरब में था। ठीक, याद रखना। और पश्चिम में सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में पड़ता था। सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में पड़ता था। सिंधु सभ्यता का पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक यह विस्तार था। याद रखना, कभी कभी ये पूछ ले को सिंधु सभ्यता का उत्तर में विस्तार कहाँ तक था, तो मांदा जम्मू कश्मीर, दक्षिण आप बताएंगे दाइमाबाद, पूर्व आलमगीर मेरठ और पश्चिम में सुतकांगेडो बलूचिस्तान में पड़ता है। ठीक, अब बात करते हैं पूरी सिंधु सभ्यता में 6 महत्वपूर्ण नगरों को ही महत्व दिया गया है। जैसे 6 ही को बड़े नगरों की संख्या दी गई है। जैसे कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर आपका मोहनजोदड़ो, याद रखना, इसके बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे, गढ़वारी वाला पढ़ेंगे, धोलावीरा पढ़ेंगे, राखीगढ़ी पढ़ेंगे और कालीबंगन पढ़ेंगे। ठीक, तो ये 3 और 3 6 6 ही बड़े नगरों की संख्या में शामिल किए गए। मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ? हड़प्पा से, गढ़वारी वाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन से। ठीक, अब बात करते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वाधिक जो सिंधु सभ्यता के स्थल हैं वो कहाँ से मिले हैं? गुजरात से। कहाँ से मिले हैं भाई साहब? कहाँ से मिले हैं? गुजरात से। कहाँ से? गुजरात से। फिर इसे लोथल और सुतकोतड़ा, यह सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण क्या थे? बंदरगाह थे, या प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं? याद रखना, लोथल ये भी पूछा गया था और सुतकोतड़ा ये भी पूछा गया था। नदी पूछी गई थी, सिंधु सभ्यता जो है किस नदी के तट पर, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक, फिर बात करते हैं जुते हुए खेत एवं नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन से। ठीक, कहाँ से? कालीबंगन। तो जुते हुए खेतों के साक्ष्य कालीबंगन से, और नक्काशीदार ईंटों का के साक्ष्य कालीबंगन से, और अग्निकुंड भी कहाँ से मिला है? कालीबंगन से। अग्निकुंड का भी साक्ष्य कहाँ से मिला? कालीबंगन से। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ा स्नानागार। ठीक, प्राप्त बृहद स्नानागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। क्लियर। अब इससे मोहनजोदड़ो से एक सील पर 3 मुख वाले, एक सील पर मतलब एक पत्थर पर 3 मुख वाले देवता की प्रतिमा मिली है। कौन से देवता है? पशुपतिनाथ। कौन से देवता है? पशुपतिनाथ की प्रतिमा का मिली है साक्ष्य। और इस प्रतिमा पर या इस पत्थर पर हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा, याद रखना 4 जानवर हैं। ऑप्शन में देगा इनमें से इस मूर्ति पर कौन सा जानवर नहीं था, तो हाथी था, गैंडा था, चीता था, भैंसा। और घोड़ा भी ऑप्शन था, घोड़ा इसमें नहीं है। तो हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा। फिर अगली बात करें, मोहनजोदड़ो में नर्तकी की कांस्य मूर्ति भी मिली है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति भी कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। अब मनके बनाने के कारखाने,
मनके बनाने के कारखाने का जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिला? लोथल और चनहूदड़ों से। मनके बनाने के साक्ष्य लोथल और चनहूदड़ों से। आप लोग यहाँ बताएंगे लोथल किस नदी पर है और चनहूदड़ों किस नदी पर। क्लियर। अब बात करें सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी? भाव चित्रात्मक। एक ऐसी लिपि होती है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, और जब एक से अधिक लाइनों का पैराग्राफ होता है तो बाएं से दाएं कर दी जाती है। ठीक, तो दाएं से बाएं उल्टी साइड से लिखी जाती है। ठीक। अब सिंधु सभ्यता के लोगों, नगरों एवं घरों की जो बनाने की पद्धति थी वो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। कौन सी? ग्रिड पद्धति अपनाई थी घरों को बनाने के लिए। और सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण बात क्या थी? घरों के दरवाजे जो थे या खिड़कियां थी, ये मेन रास्ते की तरफ ना खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। किधर? पीछे की ओर खुलते थे। लेकिन कुछ शहर ऐसे थे, लेकिन लोथल, लोथल एक मुख्य सड़क की ओर इसके दरवाजे खुलते थे। तो ऑप्शन दे देता है कि घरों के दरवाजे और खिड़कियां किस ओर खुलते थे? तो पीछे की ओर खुलते। लेकिन अपवाद है जो लोथल, लोथल का जो दरवाजे खिड़कियां थे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। क्लियर। सिंधुवासी जो थे, वहाँ जो निवासी सिंधु सभ्यता के थे, वो मिठास के लिए शहद का उपयोग करते थे। किसका? शहद का प्रयोग करते। आपको दोनों फसलों बता दी थी, गेहूं और जौ फसलें बता दी थी। ठीक। अब रंगपुर और लोथल से क्या प्राप्त हुआ था? रंगपुर और लोथल से चावल के साथ मिले, ये पूछा जा चुका है। रंगपुर और लोथल से क्या मिला? चावल के साथ मिले। क्लियर। सुतकोटला और कालीबंगन एवं लोथल, यहाँ पर घोड़े के अस्थिपंजर भी मिले। ठीक है। तो सुतकोटला भाई वहाँ पर बंदरगाह भी था, तो सुतकोटला, कालीबंगन, कालीबंगन से अग्निकुंड भी मिला था, और लोथल से, लोथल और सुतकोतरा दोनों बंदरगाह थे। ठीक। और कालीबंगन से अग्निकुंड मिले थे। यहीं पर घोड़े के अस्थिपंजर भी मिले थे, घोड़े के अस्थिपंजर भी मिले थे। अब बात करते हैं, एक पिगड़ बहुत ही महान इतिहासकार हुए, उन्होंने बताया, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने, पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था? पिगट एक इतिहासकार थे, महान इतिहासकार। फिर क्या है? सिंधु सभ्यता के लोग धरती की पूजा करते थे, धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। ठीक। फिर क्या है? वृक्ष और शिव पूजा के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से ही मिले। वृक्षों की पूजा होती थी और शिव पूजा के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से। तो फिर से एक बार देख लीजिए, रेडियो कार्बन से इसकी सिंधु सभ्यता को 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक इसका जो कार्यकाल है या पुरानी जो मानी गई है वो बताया गया है। और सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने की थी। कब की थी ये भी आप बताना। ठीक। इसके कांस्यग्रीन सभ्यता में इसको रखा जाता है। निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरी थे। इसकी सभ्यता नगरी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट छूट गया था। इसकी सभ्यता सिंधु सभ्यता की नगरी सभ्यता थी, ये याद रखना। उत्तर में मांदा जम्मू कश्मीर तक विस्तृत थी, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक सिंधु सभ्यता विस्तृत थी, पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ तक, और पश्चिम में सुतकांगेड और बलूचिस्तान तक क्या थी? ये विस्तृत थी सिंधु सभ्यता। 6 ही बड़े नगरों की संख्या को इसमें शामिल किया गया: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। इन 6 शहरों को महत्वपूर्ण शहरों में रखा गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक स्थल गुजरात से प्राप्त हुए सिंधु सभ्यता के। लोथल, सुतकोटला सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। जुते हुए खेत, नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग साक्ष्य कालीबंगन से मिले, और कालीबंगन से ही अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद स्नानागार मिला, और एक सील पर 3 मुख वाले देवता, जिन्हें पशुपतिनाथ देवता कहते थे, उनकी मूर्ति मिली थी। और कौन कौन से जानवर उसमें बने हुए थे? हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा, याद रखना। नर्तकी कान से एक मूर्ति जो थी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई थी। और मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चन्हूदड़ो से मिले थे। सिंधु सभ्यता के लिए बहुत चित्रात्मक थी कि लोगों के नगरों एवं घरों को बनाने के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। घरों के दरवाजे और खिड़कियां पीछे की ओर खुलते थे, सामने ना खुलकर। लेकिन लोथल एक ऐसा शहर था जिसके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यतावासी जो थे मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। रंगपुर एवं लोथल से क्या मिले? चावल के साथ मिले। सुतकोतला, कालीबंगन एवं लोथल से घोड़े के अस्थिपंजर भी प्राप्त हुए थे। पिगट ने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो के एक विस्तृत साम्राज्य की क्या बताया? जुड़वा राजधानी बताया। सिंधु सभ्यता के लोग धरती की पूजा करते थे और उसे उर्वरता की देवी मानते थे। फिर वृक्ष और शिव पूजा के साथ भी सिंधु सभ्यता। तो दोस्तों, ये जो लुसेंट किताब है इसका रिवीजन करवा रहे हैं। आप जितना रिवीजन कराया जाता है अपने आप करिए किताब खोलकर, और इस प्रकार से आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करिए। ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक।